नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में आज हम पढ़ेंगे। बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें फर्स्ट यूनिट में अपन पढ़ेंगे, अपने सोर्सेज पढ़ लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें दिल्ली सल्तनत और अपने मुगल काल के जितने भी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत थे उसमें हमने अच्छे से डिस्कशन किया और ग्रुप पे आपको उसका पीडीएफ सेंड कर दिया गया है। इसके बाद विद्यार्थियों हमने पढ़ा कि कैसे भारतीय राजाओं की पराजय हुई और तुर्की सत्ता की अपने यहाँ भारत में स्थापना हुई। उसके बाद अब स्थापना हो चुकी है तो कौन कौन से शासक आए, उनके किस ढंग से कार्य रहे। उसमें नंबर 1 पे है विद्यार्थियों कुतुबुद्दीन ऐबक। अपन उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले अपना टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। ये कोई वंश नहीं थे, इन कोई एक विशेष वंश से ये संबंधित नहीं थे। वे सभी सुल्तान तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने सम्मी व बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। ठीक है ना बेटा विद्यार्थियों, यानी कहने का मतलब है 1206 से लेकर 1290 के मध्य 3 वंश प्रॉपरली चले। एक तो ऐबक वाला, उसके बाद में इल्तुतमिश वाला, उसके बाद में बलबन वाला। कहने का मतलब जैसे अपने प्राचीन काल में पढ़ा था अपन ने, मौर्य आए, मौर्यों के बाद में सुंग आए, तो अलग अलग था ना राजवंश। वैसे ही कुतुबुद्दीन ने प्रारंभ में कुतुबी वंश की स्थापना की। उसके बाद में इल्तुतमिश आए, वो काफ़ी प्रभावशाली रहे, उन्होंने सम्मी वंश की स्थापना की। बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली में इस समय में एक ने नहीं बल्कि 3 राजवंशों ने राज्य किया था। इसके अतिरिक्त इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की संतान थी। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान तथा दिल्ली के मामुलुक सुल्तान कहना अधिक सही होगा। अब विद्यार्थियों अपन जो अपना मेन टॉपिक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी के मध्य। कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, देखिए प्रारंभिक जीवन। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण बाल्यकाल में ही अपने परिवार से पृथक मतलब अलग हो गया था। उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने दास के रूप में खरीद लिया था। काजी ने ऐबक की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की। उसके बाद कुकी से मोहम्मद गोरी ने उसे दास के रूप में खरीद लिया। गोरी ने उसके गुणों से प्रभावित होकर उसे अमीर आखुर, यानी कि मतलब अमीर आखुर पद का मतलब होता है घुड़सवारों का रक्षक पद पर नियुक्त किया। ऐबक ने अपने स्वामी द्वारा भारत विजय के अवसर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने का मतलब है जब मोहम्मद गोरी भारत विजय के लिए आ रहा था तो उसमें ऐबक ने अपनी योग्यता दिखाई, जिससे मोहम्मद गोरी ऐबक से काफ़ी संतुष्ट हो गए। राज्यारोहण गोरी की अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, राज्यारोहण। गोरी की मृत्यु मीन्स 1206 ईस्वी के समय ऐबक दिल्ली में था। दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने तत्काल उसका नेतृत्व स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद लाहौर में मुस्लिम सामंतों ने भी उसे सत्ता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, जहां उसका राज्यारोहण 1206 ईस्वी में किया गया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में ली। उसने केवल मालिक व सिपे सालार की उपाधि धारण की प्रारंभ में। तो विद्यार्थियों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है कि ऐबक ने कौन सी उपाधियां धारण की। तो अपने को सम्राट या राजा सुल्तान न करके
अपने को करना क्या है, मालिक व सिपे सालार की उपाधियां धारण की। उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं डलवाए, न ही उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसका कारण शायद ये रहा हो कि उसे अभी तक दासता के बंधन से मुक्त नहीं किया गया था, लेकिन बाद में गौर वंशीय ग्यासुद्दीन ने उसे राज्य चिन्ह भेजे व सुल्तान की उपाधि प्रदान की। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अपना तीसरा बिंदु है गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उसकी सफलता, यानी मोहम्मद गोरी के जो प्रतिनिधि था उस समय उसने क्या गोरी के लिए पॉजिटिव कार्य किए, जिससे उसको उसने उत्तराधिकारी बनने के लिए वो तैयार हो गया। इसमें देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत विजय में मोहम्मद गोरी के साथ अनेक युद्धों में भाग लिया था। गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उसने भारत में अनेक सफलताएं अर्जित की। मोहम्मद गोरी के स्वदेश जाने के पश्चात ऐबक ने रणथंबोर अजमेर पर अपना अधिकार जमाया। 1195 ईस्वी में उसने अलीगढ़ पर विजय प्राप्त की। इसके बाद अहिलवाड़ा को खूब लूटा। 1196 ईस्वी में उसने मेड़ों को पराजित किया जो चौहानों की सहायता कर रहे थे। 1197 ईस्वी में उसने बदायूं, चंदावर, कन्नौज पर अधिकार किया। 1202 व 3 ईस्वी में चंदेलों को परास्त कर बुंदेलखंड तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गोरी की मृत्यु से पूर्व ऐबक ने लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अपना अगला पॉइंट है ऐबक की कठिनाइयाँ। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बना, उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थीं, जिनका समुचित समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक था। ऐबक की तत्कालीन समस्याएं कुछ इस प्रकार थी, जिसमें नंबर 1 है अमीरों की समस्या। ऐबक जब राजगद्दी पर बैठा तो उसके समकालीन अमीर उसे अपना सुल्तान स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यल्दौज, कुबाचा व खिलजी सरदार उसकी अधीनता स्वीकार करना अपना अपमान समझते थे। इसी क्रम में कठिनाई में विद्यार्थियों, दूसरा अपना बिंदु है हिंदू राज्य यानी चंदेल, गहरवाड़ प्रतिहारों की शक्ति का दमन करना उसके लिए अत्यंत आवश्यक था। इसी क्रम में तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों सीमा, प्रांतों की सुरक्षा। ऐबक को अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए प्रांतों की सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक था, इसीलिए उसने उसके लिए उचित कदम उठाए। इसी क्रम में विद्यार्थियों, कठिनाइयों में अगला बिंदु है बंगाल की समस्या। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के पश्चात बिहार व बंगाल में अव्यवस्था लगातार फैल रही थी और इन प्रदेशों का दिल्ली से संबंध टूटने का संकट उत्पन्न हो गया था। इसका कारण खिलजी सरदारों की आपसी शत्रुता व उनमें वैमनस्यता की भावना था। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, इसी में कठिनाइयों का समाधान। कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थीं, अतः उपर्युक्त समस्याओं पर ऐबक ने ध्यान केंद्रित किया। वह 4 वर्षों तक लाहौर में ही रहा। इन 4 वर्षों में उसे अनेक कष्ट उठाने पड़े, लेकिन अपने पेशेंस मीन्स धैर्य व विवेक से उसने इन समस्याओं का समाधान निकाला। इसमें नंबर 1 पॉइंट है यल्दौज से संघर्ष। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम ताजुद्दीन यल्दौज का सामना किया। गोरी की मृत्यु के पश्चात यल्दौज ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा गजनी का स्वतंत्र शासक बन गया। कालांतर में यल्दौज को गजनी से भागना पड़ा, जिसका लाभ उठाते हुए ऐबक गजनी पहुंच गया। 1208 ईस्वी में उस पर इसका अधिकार हो गया। ऐबक के शासन को गजनी की जनता ने पसंद नहीं किया, अतः शीघ्र ही ऐबक को गजनी मीन्स
क्षेत्र छोड़ना पड़ा। ऐबक के गजनी से लौट आने पर यल्दोज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। यद्यपि ऐबक गजनी से यल्दोज की सत्ता समाप्त न कर सका, किंतु उसको भारत पर भी अधिकार नहीं करने दिया। अगली समस्या थी ऐबक के लिए कुबाचा से समझौता। ऐबक ने कुछ शक्तिशाली तुर्की सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत कर लिया। सिंध और मुल्तान के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया ताकि वह बंगाल की स्थिति पर पूर्ण ध्यान दे सके। बंगाल, इसी क्रम में समस्याओं के समाधान में अगला पॉइंट है बंगाल में विद्रोह का दमन। ऐबक के शासनकाल में बिहार व बंगाल में विद्रोह हो रहे थे। ऐबक का पुत्र अली मर्दान खां लखनौती का स्वतंत्र शासक बन गया, किंतु खिलजी सरदारों ने उसे बंदी बना लिया। अली मर्दान खां किसी तरह से जेल से भागकर ऐबक के पास जा पहुंचा। ऐबक ने उसकी सहायता की और उसे पुनः बंगाल का गवर्नर बना दिया। इसी कठिनाइयों के समाधान में विद्यार्थियों अपना अगला और अंतिम बिंदु है हिंदू राज्यों के प्रति नीति। मोहम्मद गोरी की मृत्यु की सूचना पाते ही राजपूतों ने भारत में तुर्कों की जड़ उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। ग्वालियर व कालिंजर पर राजपूतों ने पुनः अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ने उसकी उपेक्षा की तथा नवीन प्रदेशों को जीतने की नीति त्याग दी। उसने नवीन प्रदेशों को जीतने की उपेक्षा, जीते हुए प्रदेशों की सुरक्षा व उनको संगठित करने पर अपना विशेष ध्यान दिया। तो ये उसकी सफल कूटनीति का विद्यार्थियों परिणाम ही था। ऐबक ने इन राज्यों के साथ समझौते की नीति अपनाई व अपने प्रशासनिक व राजनीतिक ढांचे को मजबूत किया। ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान मींस पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने 4 वर्ष के कम समय में बड़े संघर्षपूर्ण ढंग से अपने जीवन का परिचय दिया, साथ ही समस्याओं पर काबू पाने में वह पूर्णतः सफल रहा। विद्यार्थियों, अंतिम टॉपिक है ऐबक का मूल्यांकन। कुतुबुद्दीन ऐबक एक महान सेनानायक था। वह प्रतिभाशाली सैनिक था और हीन व दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति तथा यश के शिखर पर पहुंच गया था। उसमें उच्च कोटि का साहस एवं निर्भयता थी। वह उन योग्य व शक्तिशाली गुलामों में से था जिसके द्वारा मोहम्मद गोरी को भारत में इतनी सफलताएं प्राप्त हुई। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि ऐबक ने भारत में अपने स्वामी के लिए अनेक नगर व राज्य जीते थे, किंतु अपने शासनकाल में वह कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण था उसकी अन्य उलझनें, पर जो उसके पास था, जो साम्राज्य, उसने उसको सुरक्षित रखा। ये उसकी सफलता का प्रमुख कारण था। विद्यार्थियों, जो हम टॉपिक कल पढ़ेंगे वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत के नेक्स्ट सुल्तान इल्तुतमिश। इनका कार्यकाल काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी इनके कार्यकाल में काम हुए हैं। तो कल का टॉपिक विद्यार्थियों अपने यूनिट 1 में रहेगा इल्तुतमिश। थैंक यू।